गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से मैं लेके आ गई हूँ साइंस का कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका जो कारण है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण वो लाल दिखाई देता है। अब होता क्या है, उगते अथवा डूबते सूर्य की किरणें ना वायुमंडल में काफ़ी दूरी तय करके हमारी आंखों में पहुंचती है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे ऊपर में नहीं होता, सन नीचे होता है। ठीक है, नीचे होता है ना, तो उसकी जो किरणें हैं ना, वो बहुत अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों में पहुंचती है। इन किरणों का मार्ग में ना धूल के कणों, डस्ट पार्टिकल व वायु के अणुओं, मॉलिक्यूल ऑफ एयर द्वारा बहुत अधिक क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। इस प्रकीर्णन के फलस्वरूप ना लाल रंग की किरणों को छोड़कर बाकी रंग की किरणों का ना अधिकांश हिस्सा प्रकीर्णित हो जाता है। मैंने बताया था कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है तो लाल रंग दूर से दिखाई देता है, मतलब लाल रंग दूर तक ट्रैवल करता है। अब दूर तक ट्रैवल करता है तो जहाँ पे बाकी सब रंग को ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ता, तो वहीं लाल रंग ट्रैवल कर जाता है, लेकिन बाकी सब रंग नहीं ट्रैवल कर पाते इतना ज़्यादा दूर तक। तो क्या होता है कि हमको लाल रंग ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो तिरछा पड़ता है रोशनी, तो तिरछा में लाल रंग ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसका इफिशियंसी थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है और ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है। तो अब क्या होता है कि वो लाल रंग ही हमको दिखाई देता है, जिसके कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में हमको सूर्य या फिर आसमान लाल रंग का दिखाई देता है। दृष्टा की आंखों तक लाल रंग की किरणें, जो कि सबसे कम प्रकीर्णित होती है, अधिक मात्रा में पहुंचती है। इसलिए सूर्योदय व सूर्यास्त के समय ना सूर्य लाल दिखाई देता है। देखिए इस तरीके से दोपहर के समय में सूर्य हमारे जस्ट ऊपर होता है, मतलब 90 डिग्री में, और सूर्यास्त के समय ना ये 0 डिग्री में होता है। ठीक है, क्षितिज में होता है। तो क्या होता है कि किरणों को ज़्यादा समय लगता है, तो लाल रंग क्या होता है, बस ट्रैवल कर पाता है। नेक्स्ट है, दोपहर के समय जब सूर्य ना ठीक के ऊपर होता है, मतलब इसी का जस्ट ऊपर में के टाइम में कैसे होता है ये बता रहा है। तो दोपहर के समय ना जब सूर्य ठीक सिर के ठीक ऊपर होता है, तब किरणें ना वायुमंडल में अपेक्षाकृत बहुत कम दूरी तय करती हैं। डायरेक्ट पड़ता है सूर्य की किरणें, और तो गर्मी भी ज़्यादा लगती है, अतः प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है। प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है, डिफ्रैक्शन नहीं होता, और लगभग सभी रंगों की किरणें दृष्टा वीवर की आंखों तक पहुंच जाती है, जिसका सम्मिलित प्रभाव ना सफ़ेद या वाइट होता है, क्योंकि अगर सभी रंग पहुंचेगी तो सफ़ेद दिखेगा, और अगर कोई किरणें तिरछी आ रही है तो हमको लाल कलर ज़्यादा दिखेगा। अतः दोपहर के समय ना सूर्य ना श्वेत दिखाई देता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, 24 डिग्री होता है। कितना होता है, 24 डिग्री होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर में तंतुओं का व्यास कितना होता है, तो तंतुओं का व्यास लगभग 0.001 मिलीमीटर होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर में तंतुओं का व्यास लगभग कितना होता है, तो 0.001 मिलीमीटर होता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है, तो सूचना जो है ना उनके संचार में होता है। ठीक है, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह दिखाई न देकर अस्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है। तो तारों के जो प्रतिबिंब है ना दूरदर्शी में जब हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है कि स्पष्ट नहीं दिखाई देती, बल्कि धब्बे के टाइप में दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, तो प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है, डिफ्रैक्शन के कारण होता है, डिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, विवर्तन के कारण होता है या फिर डिफ्रैक्शन के कारण होता है। जल में पड़ी हुई परख नली चमकीली दिखाई देती है, कांच में आई दरारें चमकती है, और हीरा अत्यंत चमकता है। कालिक से पोता हुआ गोला जल में चमकता है, और रेगिस्तान में मरीचिका तथा ठंडे देशों में लूमिंग आदि घटनाएं ये क्यों होती है, ये किस प्रक्रिया की द्योतक है, तो ये सब होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो जल में पड़ी हुई परख नली चमकीली दिखाई देती है। ठीक है, कांच में आई दरारें चमकती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और कालिक से पूता हुआ गोला ना जल में चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका तथा ठंडे देशों में लूमिंग, जो ये सब घटनाएं हैं ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है।
किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा किसी विशेष रंग की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ना किसी विशेष रंग की प्रकाश को ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसके अंदर फिर से उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चंद्रमा के तल से आकाश का रंग कैसा दिखेगा? क्योंकि वहाँ पे तो वायुमंडल नहीं है तो ये दिखेगा काला। चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है अतः चंद्रमा के तल पर पहुँचने वाले सूर्य के प्रकाश का ना प्रकीर्णन नहीं हो पाता, मतलब उत्सर्जित करने के बाद दोबारा नहीं कर पाता इमिट। ठीक है, तो क्या होता है? वो काला दिखता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो काला दिखता है, क्योंकि वही बताई थी मैं आपको, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए क्या दिखता है? ये काला दिखता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? क्या कारण है? तो वायुमंडल में ना धूल कण, डस्ट पार्टिकल की उपस्थिति है। इसके कारण क्या होता है? प्रकाश का विसरण होता है। ठीक है, विसरण होता है क्योंकि धूल कण और डस्ट पार्टिकल बिखर जाता है। अस्त व उदय होता सूर्य लाल रंग का दिखता है, ऐसा क्यों होता है? तो वही मैं पहले बताई थी आपको, अस्त व उदय होते समय ना सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में सर्वाधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अतः हमारी आंखों तक ना लाल रंग की किरणें ही सर्वाधिक मात्रा में पहुंच पाती है सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय में, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। अन्य रंगों का ना रास्ते में क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आकाश के ना परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ना समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है। देखो, अब देखो, समुद्र का रंग नीला है, इससे और आकाश का रंग भी नीला होता है, ये दोनों में संबंध है। क्या संबंध है? आकाश के परावर्तन, आकाश क्या करता है? परावर्तन करता है। आकाश ब्लू कलर, देखो समुद्र ना नीले कलर को क्या करती है? अवशोषित करती है और उत्सर्जित करती है। अब उत्सर्जित करती है तो मैक्सिमम पार्ट में तो 71% तो समुद्र है हमारे, तो पूरे पार्ट का जो ब्लू कलर जो है ना, मतलब ब्लू कलर को ही वापस भेज देती है, तो पूरे आसमान में जाते हैं और आसमान भी हमको क्या देता है? नीला दिखाई देता है। तो जल के कणों द्वारा ना प्रकाश के प्रकीर्णन के और आकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है। रात में आकाश का रंग काला क्यों दिखता है? क्योंकि सूर्य की प्रकाश नहीं होता, और सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो प्रकाश आता ही नहीं है, तो काला ही दिखेगा। ठीक है, हमारी दृष्टि सबसे पहले किस रंग पर जाती है? तो लाल रंग पर जाती है हमारी दृष्टि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? तो मरीचिका बनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका में कोई चीज का हमको आभास होता है ना कि पानी वहाँ पे है, तो अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके कारण ये होता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र कपानी ने किया था, ये भारतीय थे, तो इसको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के आधार पर ये काम करता है और कोई भी चीज सिग्नल को भेजने का काम करता है। तो नरेंद्र कपानी ने इसका आविष्कार किया था, ऑप्टिकल फाइबर का। प्रकाशिक तंतु में तंतुओं के व्यास की कोटि कितनी होती है? तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है प्रकाशिक तंतु में। उसके व्यास की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। प्रकाशिक तंतु के चारों तरफ लगे पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 to 1.5 होता है। प्रकाशिक तंतु के चारों तरफ लगे पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो लगभग 1 to 1.5 तक होता है। प्रकाशिक तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने में किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? तो तंतु में आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से ना अधिक हो, इस चीज़ का ना ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि तंतु में आपतन कोण का मान ना उसके क्रांतिक कोण से क्या हो? अधिक हो। तंतु प्रकाशिकी फाइबर ऑप्टिक्स में सूचनाओं इंफॉर्मेशन का संचार ट्रांसमिशन किस रूप में होता है? तो प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। तंतु प्रकाशिकी लिखा है ना फाइबर ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश होता है, तो प्रकाश तरंगों के रूप में ही होगा ना सूचनाओं का संचार।
नेक्स्ट है तंतु प्रकाशिकी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर भी इसी चीज में करता है। ऑप्टिकल फाइबर या तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है। तंतु प्रकाशिकी से सूचना संचार के क्या लाभ हैं, तो इससे ना ऊर्जा का क्षय या डिके नहीं होता तथा विद्युत चुंबकीय अवरोध आदि से भी ना ये मुक्त रहता है। ऊर्जा का क्षय भी नहीं होता और अवरोध विद्युत चुंबकीय बाकी जो अवरोध होते हैं ना उससे भी क्या होता है, ये मुक्त रहता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है, हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट रेगिस्तान में मरीचिका मिरेज, कभी कभी रेगिस्तान में ये क्यों बनता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी ना रेगिस्तान में ना यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है ना। ऐसा इन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहाँ कोई जल का तालाब है जिससे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ये क्यों हो रहा है कि वहाँ पे कोई क्या है, तालाब है, इसलिए दिखाई दे रहा है, ऐसा लग जाता है लोगों को। ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसका रीज़न ये है ना, जब सूर्य की गर्मी से ना रेगिस्तान का रेत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म रहता है गर्मी के टाइम में। अब गर्म हो जाता है ना तो जो उसे छू कर ना पृथ्वी के पास की वायु ना अधिक गर्म हो जाती है। मतलब अगर ये रेत है तो इसके पास की वायु जो है ना सबसे ज़्यादा गर्म होगी। इससे कुछ ऊपर तक की वायु की परतों का ताप लगातार घटता जाता है। मतलब कि ये वाला थोड़ा इससे कम गर्म होगा, ये वाला इससे कम गर्म होगा, मतलब कंपेरेटिवली। फिर ये वाला अपने प्रीवियस वन वालों से भी ज़्यादा ठंडा होगा और फिर ऐसे ऊपर जाते जाते वो थोड़ा ठंडा होते जाएगा और नीचे तरफ क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा, है ना। तो अतः वायु की निचली वाली परतें ना अपेक्षाकृत ना क्या होती है, विरल होती है। गर्म होगा मतलब क्या होगा, विरल होगा। ठीक है, विरल होगा। और ऊपर अगर ठंडा है कोई चीज़ तो मतलब डेंस होगा। जब पेड़ से प्रकाश की किरणें पृथ्वी की ओर आती है तो उन्हें अधिकाधिक विरल परतों से होकर आना पड़ता है। पहले विरल परतों से आती है और नीचे आते आते मतलब ऊपर में क्या होती है, डेंस होती है। ठीक है, और नीचे में क्या होती है, विरल होती है। विरल परतों से होकर आना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक परत पर ना अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है थोड़ा सा, क्योंकि उसका माध्यम चेंज हो रहा है। रेयरर डेंसर मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, तो वो क्या होते जाता है, डेंसर होते जाता है। तो ये क्या होती है, दूर हटती जाती है। अतः प्रत्येक अगली परत पर ना आपतन कोण क्या होता है, बढ़ता जाता है तथा किसी विशेष परत पर ना क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। किसी विशेष परत पर क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है और इस परत पर ना परकिरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर ऊपर की ओर क्या होती है, चलने लग जाती है। ठीक है, ऊपर की ओर चलने लगती हैं। चूंकि ऊपर वाली परतें अधिकाधिक सघन हैं, अतः ऊपर उठी हुई अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है क्योंकि ऊपर वाली परतें अधिक सघन हैं। जब यह किरण यात्री की आंख में प्रवेश करती है तो उसे पृथ्वी के नीचे से आती प्रतीत होती है तथा यात्री को पेड़ का ना उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, समझ आ गया। वैसे ही ना ठंडे देशों में भी मरीचिका को वहाँ पे लूमिंग बोलता है ठंडे देशों में, और यहाँ पे ना नीचे नहीं दिखता उसका प्रतिबिंब, ऊपर में आसमान में दिखता है जहाजों का प्रतिबिंब। तो देखिए ये कैसे होता है, देखो ठंडे देशों में ना मरीचिका लूमिंग बहुत ठंडे देशों में ना समुद्र पर अथवा बर्फ के क्षेत्रों में दूर की वस्तुएं प्रतिबिंब वायु के उल्टे लटके दिखाई देती है। ठीक है, उल्टे लटके दिखाई देती है। क्यों होता है ऐसा, जल तथा बर्फ से ना लगी वायु की परतें ठंडी होने के कारण ना सघन हो जाती है, क्योंकि बर्फ ठंडा होता है तो उसकी ऊपर वाली परत मतलब कि ये वाली जो परत है ना ये ज़्यादा ठंडी सघन, फिर ऊपर वाली थोड़ी सी इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, ऊपर जाते जाते वो विरल होती जाती है। ठीक है, तो सघन हो जाती है और ऊपर की परतें ना क्या होती है, विरल होती जाती है। अतः समुद्र के जल पर तैरते जहाज से चली किरणें ना ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देती है कि ऊपर की ओर जा रही है, और वायु की परतों पर ना अपवर्तित होकर अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। नीचे का सघन है, ऊपर का ना क्या है,
नीचे का सघन है, ऊपर का विरल है, तो दूर हटती है और किसी विशेष परत पर ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात नीचे आने लगती है। अतः ये किरणें व्यक्ति की आंख में पहुंचती है तो उसे जहाज का उल्टा प्रतिबिंब ऊपर वायु में लटका हुआ दिखाई देता है। नीचे की परतें भारी होने के कारण चलायमान नहीं होती, ठीक है, चलायमान नहीं होती, इसलिए यह प्रतिबिंब स्थिर दिखाई पड़ता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।